जय हिंद साथियों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं 150 प्रश्नों का महाअभ्यास, जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो विषय पूछे जाते हैं, चाहे वह बाल विकास हो, पर्यावरण हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उससे संबंधित प्रश्न हैं और क्रम से 150 प्रश्न पूरे सिलेबस के अनुसार हैं। इसलिए आप अभी तक हमारे चैनल से ना जुड़े हों, ऐड ना हुए हों, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिसलिए आपको पिछले वीडियो भी मिल जाएं और आगे जो डेली हम क्लास निरंतर आपके लिए ला रहे हैं वह आपको महाअभ्यास की क्लास मिलती रहे। पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। एक एक प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। ठीक है, पियाजे महोदय ने अलग अलग अवस्थाएं बताई, तो वह कौन सी अवस्था है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। कमेंट में आपको भी उत्तर बतलाना है तो ये बता दें। 20 का उत्तर ठीक हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष और उससे ऊपर में होती है, इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है। ठीक है, अगला देखें। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके माध्यम से की गई बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? तो आपको बता दें पियाजे महोदय द्वारा की गई है। किसके द्वारा? पियाजे महोदय द्वारा। अब देखें यहाँ अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, किस सिद्धांत से संबंधित है विचार? जल्दी से आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हमें 150 प्रश्न एक ही वीडियो में चर्चा करने हैं, अलग अलग 5 सब्जेक्ट के, इसलिए समय को बचाना है, याद रखिए। और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को आगे भी शेयर करना, आपको जहाँ से ही मिला हो उसको आगे बढ़ाएं। तो आपको बता दें यह हो जाएगा कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली, तो निरंतरता का सिद्धांत। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या होनी चाहिए कि शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? आप स्वयं शिक्षक हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें कि वह होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। धैर्य होना चाहिए। कोई बालक नहीं पढ़ रहा तो ऐसे ही तुरंत गुस्सा करे, धैर्य रखें, उसको समझाएं। स्वयं के धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, ये सब कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, जल्दी से बता दीजिए आप उत्तर। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा, आपको समय नहीं लेना है, तुरंत कमेंट खोल के रखें, बताते जाएं। बी हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। विद्यार्थियों को प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने हैं, वो जितना प्रश्न करेंगे उतना उनके ज्ञान का विकास होगा। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था है जब तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन वह स्टार्ट कर देता है? तो आपको बता दें वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सारी अवस्थाएं पढ़ लीजिएगा। अगला देखें, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब समवयस्क मतलब अपने बराबर के जो समूह होता है उसमें सक्रिय हो जाते हैं। कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा के अपने समूह में सक्रिय हो जाता है। आगे बढ़ें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। पिछले वीडियो ना देखे हों आपने, हर विषय के हमारे चैनल पे, बाल विकास के हैं, पर्यावरण के हैं, संस्कृत के बहुत सारे वीडियो, आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वर्ग 3 संस्कृत या टेट एग्जाम संस्कृत की प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करना है तो सबसे अच्छे तरीके से आपको बता दें विद्यालय और कक्षा में परिभाषित कर सकते हैं। आगे बढ़ें, बिल्कुल आराम आराम से चलना है, नहीं तो प्रश्न आपको उत्तर दिख जाते हैं, फिर आप उसमें से देख करके बता देते होंगे, इसलिए अब नहीं दिखेगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार
बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है, वो भी किसके अनुसार, प्याजे महोदय के अनुसार। तो आपको बता दें अनुभव तो है, संतुलीकरण भी है, तो सामाजिक संचरण ये प्याजे महोदय के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्या, सामाजिक संचरण। आगे बढ़ते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। कौन सी अवस्था में ऐसा होता है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय से ज़्यादा होती है? तो वह अवस्था होती है, आपको बता दें कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको अपन एक प्रकार से बाल्यावस्था भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछ रहे हैं, नहीं तो जल्दी से कुछ लोग लगा करके कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखें, पहला कथन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बिल्कुल हैं, ये तो सही कथन है, असत्य नहीं है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये कथन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए यही इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। नहीं होता है, बढ़ावा देंगे तो व्यक्ति और आगे बढ़ेगा, प्रोत्साहन देंगे उसको तो ठीक है। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, बिल्कुल हैं। याद रखिएगा, चौथा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी IMP। विकास का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, आपको तो केवल पूरे वीडियो देखना है और सुनना है। आप भली उत्तर अभी ना बता पाएं, हमारे लगभग 3-4 आप ऐसे अभ्यास लगा लेंगे, महाअभ्यास 150 प्रश्नों के, उसके बाद आप देखना अगले अभ्यास से धड़ाधड़ा पर प्रश्नोत्तर बनेंगे। जब पेपर देने बैठेंगे तो कई प्रश्न इन्हीं में से आ जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल पूरे वीडियो देखें, जो पिछले आपके छूट गए हैं और आगे जो आने वाले हैं। आगे जो आने वाले हैं उसका कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें। खिलौनों की आयु कहा जाता है, वेरी वेरी IMP। जो हम वेरी वेरी IMP बताएं, मतलब वो तो यहीं पर रट लेना है आपको। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्वबाल्यावस्था। पूर्वबाल्यावस्था जो है भाई क्या है? खिलौनों की आयु है, याद रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बताना है कि किन वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो आपको बता दें, द्रव्यमान में भी परिवर्तन समझते हैं, संख्या और क्षेत्र सभी में परिवर्तन समझने लगते हैं। समय को बचाना है, इसलिए आपको हमसे पहले उत्तर देना है। अब आपकी स्पीड देखते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, लेकिन किसके साथ है? पर्यावरण के साथ। हाँ, पर्यावरण के साथ तो है। जीवन के साथ, जीवन के साथ भी है। प्रकृति के साथ, तो प्रकृति के साथ भी है। तो ये सभी इसके साथ उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे जरूर शेयर करिएगा, जिससे और मित्रों तक पहुंचे। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 100 शब्द जानने लगता है दूसरे वर्ष के अंत तक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी हमें आगे चर्चा करनी है हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण, मैथ। ठीक है, इन सब की पेडागोजी, क्वेश्चन सब पर हम चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? वेरी वेरी IMP है ये। तो शर्म तथा गर्व जैसी अवस्था का किस अवस्था में होता है? तो आपको बता दें, शर्म गर्व की अवस्था बाल्यावस्था है। ठीक है, उसी में इस भावना का विकास होता है। आगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ये संवेग दिए हैं 4, तो कौन से संवेग से है? क्या मूल जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से। जब किसी चीज़ में आश्चर्य होगा, अरे ऐसा कैसे, तो जिज्ञासा आएगी, तो आश्चर्य से है। आगे देखें, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? याद रखिएगा, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शेषावस्था में है तो सीखने की प्रक्रिया तीव्रता बिल्कुल होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ गया। ठीक है, ये भी होती। चिंतन प्रक्रिया, चिंतन क्या करेगा व्यक्ति शेषावस्था में? तो यही नहीं है, क्या? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। बाकी
तीन तो शेषवावस्था की विशेषताएं हैं। अनुकरण द्वारा सीखना भी है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी है और सीखने की प्रक्रिया तीव्रता ये भी है। एक साथ आपके एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ऐसे ही पूरे हम 150 आज यहाँ पे पढ़ेंगे, बिल्कुल आप डट के बैठ जाइए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सतत भी है और धीमी भी है। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? तो आपको बता दें वह है सी, स्किनर महोदय के अनुसार, स्किनर जी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक के एक बार जरूर क्लिक कर दें। बाल्यावस्था अवस्था होती है, कैसी अवस्था होती है बाल्यावस्था? तो आप बता दें 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। आगे देखें, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, जल्दी से बता दीजिए व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था होगी अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम भी होना और वृद्धि भी होना। आगे देखें, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से किस वृद्धि से तात्पर्य है? जल्दी से आपको बता दें। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि होना, यही क्या है? विकास में वृद्धि होना है। आगे महत्वपूर्ण वेरी वेरी आईएमपी आ गया, तनाव क्रोध की अवस्था, वेरी 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 आईएमपी। तो आपको बता दें वह है किशोरावस्था। तनाव क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता मतलब विकास होना, विकास से। आगे बढ़ते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो वह सीधी 12 गुणन 10 कर दें आप, सीधे ही तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी उसकी बुद्धि लब्धि। आगे देखें, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र आपको बतलाना है, तो स्मृति अभिप्रेरणा समायोजन तो होंगे नहीं। स्नायु मंडल क्या है? स्नायु मंडल है। आगे है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि क्यों होती है भाई शरीर के आकार में वृद्धि? तो शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ज्ञानात्मक हो गया, संज्ञानात्मक विकास के कारण होती है, ऐसा आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी 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 आईएमपी, हर सब्जेक्ट के आपको आगे जो आने वाले महत्वपूर्ण मिलने वाले, एक ही वीडियो में सब कुछ। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो मानसिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, याद रखिएगा, वंशानुक्रम। क्या करता है? वंशानुक्रम। अगला इसका 30वां अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले विषय पर, ठीक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, कब तक होती है संवेदी क्रिया अवस्था? जल्दी से ABCD कमेंट में बता दें। तो आपको बता दें कि जन्म से 2 वर्ष तक पियाजे महोदय के अनुसार क्या होती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों 30 प्रश्न हमारे बाल विकास के कंप्लीट हो गए। अब मैं 30 पर्यावरण के प्रश्न ले रहा हूँ, ठीक है। हमें तो 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं, कैसे भी क्रम में आए, तो 30 पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न ध्यान से सुनना। और अभी तक हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाएं। A, B, C या D में से हमारे बताने से पहले आपको जल्दी से कमेंट में उत्तर भी बतलाना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है जो कई बार पेपरों में पूछे गए, हम केवल वो ही प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं। इसके बाद अगले विषय के भी 30 प्रश्न इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला है, निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? तो आपको बता दें कि अमीर खुसरो जी का तो है, रविशंकर विलायत खान इनका भी है, उस्ताद अलीउद्दीन खान का नहीं है। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं स्पीड से थोड़ा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ये बांध में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले बता दे रहे, पर्यावरण में पढ़ लीजिएगा। तो आपको बता दें भाखड़ा बांध, जिसको भाखड़ा नाकल बांध कहते हैं। अब एक कौन सी नदी पर बसा है, एक कमेंट में आपको बतलाना है। आगे लोकटक है, क्या है लोकटक? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें लोकटक एक झील है, एक किस राज्य में है?
तो आपको वही बता दें कि मणिपुर की ये झील है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो जल्दी से आप कमेंट खोल के रखें, हमारे बताने से पहले आपको बतलाना है। तो आपको बता दें, गरसोप्पा। कौन सा है? गरसोप्पा, सबसे याद रखिएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो आपको बता दें यह है तैराकी से। रट लो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल। आगे भी कई पार्ट लाएंगे हम, और पिछले पार्ट ना देखें हो प्ले लिस्ट पर जाकर के देख लीजिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम? तो आपको बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी के कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में, याद रखिएगा बिल्कुल। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्व के अलावा शरीर में पानी और एक और चीज़ जो है जिसकी हमें आवश्यकता होती है शरीर में, तो भाई क्या है? फाइबर। किसकी आवश्यकता होती है? फाइबर की, याद रखिएगा बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। नेपा नगर से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है, एक कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपको बता दें कि नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में है यह। अगला देखें, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ये ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो याद रखिएगा कि इसमें प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। हम मेहनत करके पूरे 150 प्रश्नों का वीडियो बना रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि लाइक और शेयर जरूर करें, और प्रत्येक वीडियो आप पढ़ें, क्या पता कौन सा इसमें से प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है? जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट आपको बता दें तो इन 4 में से ए उत्तर ठीक हो जाएगा, ऊन। कौन सा है? ऊन, याद रखिएगा। आगे देखें, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, ये आप ही कमेंट में जल्दी से बताइए। देखें सबसे पहले कौन बताता है इसका उत्तर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, तो आपको बता दें कि वह है चिल्का झील है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह खारे पानी की झील है। और आगे देखें, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं, किसके लिए है जादूगोड़ा की खाने? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं वह आपको बता दें कि यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए हैं? यूरेनियम के भंडारों के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो देखिए 4 यहाँ पर कथन दिए हैं, कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि इसमें से पहला है, धारवाड़ के सेल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये तो कथन गलत है भैया। कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, यही मिल गया अपन को। कोडरमा में क्या पाया जाता है? अभ्रक भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल, जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं, उसका हॉट स्पॉट बिल्कुल। तो वह कौन सा माना जाता है? तो आपको बता दें कि वह माना जाती है पश्चिमी घाट। क्या माना जाता है? पश्चिमी घाट। बिल्कुल सुनते जाएं, आप इन प्रश्नों को 1-2 बार सुनेंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे, पेपर में याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा था, ये सुना था वीडियो में। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें एंथ्रासाइट जो कोयला का प्रकार है वह उपयोग में लाया जाता है। अगला देखें, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? तो बता दें कि इसका मुख्य कारण जो है वह है अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि।
ठीक है, इसके कारण सबसे ज़्यादा तराई वनों की कटाई हुई है ना, इसके कारण ये घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए वनों को नहीं काटना है, हमें बचाना है। आगे देखें, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। इसके बाद हम संस्कृत के ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे, हिंदी, मैथ्स, खासकर उसकी पेडागोजी, सारे प्रश्न इसके बाद हैं, पूरा देखिएगा। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो वह है 2010। ठीक है, क्या कितना है? 2010। आगे चलिए बताइए, आर्टोकार्पस इंट्रीगा वैज्ञानिक नाम है, किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बता दें तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा डी, कटहल। किसका है? कटहल का। आगे, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। 4 प्रकार के रेशे यहाँ दिए हैं, तो आपको बता दें कि पटसन नहीं है। क्या नहीं है? पटसन। बाकी जो 3 हैं वह हैं। किस रोग का नाश हो चुका है? बताइए, इतने सारे रोग आते हैं, लेकिन किस रोग का नाश हो चुका है? जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो इसका नाश नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन कौन से रोग का नाश हो चुका है? तो स्मॉल पॉक्स जो है, इसका क्या हो चुका है? नाश। चिपको नारा, चिपको नारा, चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? जब भी आपको बता दें कि चिपको आंदोलन या चिपको नारा, चिपको का प्रसिद्ध नारा था, ये पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, चिपको नारा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जनक भी यही माने जाते हैं। नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? किससे करते हैं? जल्दी बता दीजिए। नर एनाफिलीज मच्छर, तो ये क्या? फूलों के मधु से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कौन? नर एनाफिलीज मच्छर। आगे देखें, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? ऐसे भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो कौन है राजनीतिक विधायिका से संबंधित? तो आपको बता दें, राजनीतिक विधायिका से संबंधित होते हैं वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। आगे, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? दल बदल कानून से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। आगे देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। कौन? राष्ट्रपति, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हो और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो, तो कौन भाग लेगा? 4 ऑप्शन ये आपके सामने हैं। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा, संसद। संसद के जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे, खालिस्तान रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। किसका है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट का अर्थ ये है कि भैया जो उसको आपने गिरफ्तार किया है उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। आगे देखें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो, ठीक है, खालिस्तान सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? एक प्रकार से केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक बल, संघ खुफिया तथा जांच ब्यूरो आदि किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। सब कुछ जो मैंने बोल दिए। तो यहाँ पर CBI के पूछ रहे थे, तो वो किसका है? संघ ब्यूरो का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद है कैसी है? वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो आपको बता दें, भारतीय संसद 2 सदनीय है। ठीक है, उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं। ठीक है, आगे देखें, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो पहला है जीवन केंद्रित सिद्धांत पर। हाँ, इस पर तो आधारित होना चाहिए, जीवन पर केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम। व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, इस पर भी होना चाहिए। विषयों की समन्वित इकाई सिद्धांत पर, तो इस पर भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखें,
उपरोक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इसका अंतिम देख लेते हैं। इसके बाद अगले सब्जेक्ट के हम 30 प्रश्न लेंगे। बिल्कुल पेपर और सिलेबस के अनुसार है ये। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। यदि आपने हमारे लगभग हम सोच रहे हैं 10 ऐसे 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लाएं, और जिसने 10 पढ़ लिए, 1500 प्रश्न पाँचों विषयों के पढ़ लिए, उसकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और मेरा निवेदन आगे इसको ज़रूर शेयर करें। चलें, तो क्या कह रहे हैं, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। किसका ध्यान देना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। तो पहला यहाँ पर है, विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना चाहिए। बिल्कुल, पहले शुरू में सरल हो फिर कठिन की ओर। पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को के अधिगम गति को बढ़ाना चाहिए। तो ये उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 30 बाल विकास के, 30 पर्यावरण के प्रश्न कंप्लीट किए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम प्रश्न ले रहे हैं मैथ के। ठीक है, मैथ भी क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम संस्कृत के और हिंदी के प्रश्न लेंगे। इस प्रकार से आपके पूरा सिलेबस के अनुसार पूरा पेपर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को बताएं कि उन्हें यदि पूरी तैयारी करनी है सिलेबस के अनुसार तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। प्ले लिस्ट में जाके पूरे पहले के वीडियो देख लें। पहले हमने मैथ भी पढ़ाई है, मैथ की पेडागोजी भी पढ़ाई है, इंग्लिश भी पढ़ाई है, हिंदी भी पढ़ाई है, संस्कृत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। बाल विकास, पर्यावरण, सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियो कहीं एक जगह मिलेंगे तो वह है टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम गणित के प्रश्न लेते हैं। महत्वपूर्ण पेडागोजी। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? 1-2 क्वेश्चन कथन से आते ही हैं, कम से कम 2। तो जल्दी से बता दीजिए कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? आपको कमेंट में उत्तर बतलाते जाना है। पिछले वीडियो में मैंने देखा कई दोस्तों ने बहुत अच्छा कमेंट दिया था। इसके पहले एक और हमारा महाअभ्यास का वीडियो आया था, उसको आपने बहुत पसंद किया। उसी की तर्ज पर ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो आपको बता दें यह कथन है हॉगबैन का। किसका है? हॉगबैन का। चलिए अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? अब आप प्राथमिक स्तर का पेपर दे रहे हैं तो आपको बतलाना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर सामाजिक महत्व की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, सांस्कृतिक भी नहीं, धार्मिक। हाँ, मानसिक महत्व है। क्या है? मानसिक। 2 दूनी 4 सीखते हैं, थोड़ा उनका दिमाग बढ़ता है। मानसिक महत्व। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ पेडागोजी के आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे संस्कृत के और पढ़ेंगे हिंदी के। तो आपके पूरे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। तो चलिए, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? तो आपको बता दें कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, तो उद्देश्यों का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। किस चीज़ में मनुष्य में सबसे ज़्यादा गणित का उपयोग करता है? तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में। ठीक है, गणित का उपयोग तो होता ही है आर्थिक में। आगे देखें, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना बनाना तो है, मार्गदर्शन देना भी है, शिक्षण करना भी। हाँ, बजट बनाना नहीं है। बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है, बाकी 3 हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, जल्दी से बता दीजिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षण सामग्री होती है वह है प्रत्यक्ष अनुभव। सामने जो देखा है उसका अनुभव करना, इससे प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, याद रखिएगा। क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता? विश्वसनीयता एक ही है, वैधता ये भी है, और वस्तुनिष्ठता। ये तीनों बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, वेरी वेरी IMP है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या है? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अभी आप जो परीक्षण कर रहे हैं वो कौन सा है? आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर होगा वो भी वही वस्तुनिष्ठ परीक्षण है।
गणित सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम बीच बीच में हर अभ्यास में जितने हम अभ्यास लेकर के आएंगे उसमें ऐसे लेते जाएंगे कथन वाले प्रश्न। तो बता दीजिए जल्दी किसने कहा है। तो आपको बता दें, गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, ये रोज बेकर महोदय ने कहा है। रोजर बेकर महोदय ने कहा है। आगे देखें, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। कोई गणित का अध्ययन कर रहा है तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि गणित के अध्ययन से उसमें आत्मविश्वास आएगा, बिल्कुल आएगा, तार्किक सोच भी होगी, विश्लेषक सोच भी होगी। तो इनमें से सभी ये सब कुछ हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की आपको शिक्षक बनना है तो वह है व्यवहारिक। कैसा है, व्यवहारिक महत्व है प्राथमिक स्तर पर। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। सामान्य से विशेष की ओर किस विधि में बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि वह विधि है निगमन विधि या निगम विधि। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। दोनों याद रखिएगा। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र व नियमों की सहायता लेते हैं। किस विधि में हम प्रायतर सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं गणित में, जल्दी से बता दीजिए। तो वह विधि हो जाएगी निगमन विधि। इसमें क्या होता है, सूत्र और नियम दोनों की सहायता लेते हैं। ठीक है, आगे, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। IMP है बिल्कुल। कैसा होना चाहिए, छोटी कक्षाओं में यदि गणित पढ़ाना है तो मनोरंजक और खेल संबंधी, क्योंकि खेल खेल में सिखाना है मनोरंजन के साथ, तब उनका मन लगेगा। आगे, निम्न में ऐसे किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। किसमें नहीं हो रहा है भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो लाभ हानि में तो हो रहा है, साइकिल चलाने में नहीं हो रहा है, उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। सब्जियां खरीदने इसमें भी हो रहा है, कितने में की हैं, क्या भाव है, उधार लेने में भी हो रहा है। तो ऐसे जीवन से सामान्य संबंधित आते हैं प्राथमिक स्तर पर। थोड़े अभी सरल लाए हैं, थोड़े कठिन लाए हैं, क्योंकि सरल से कठिन की ओर बढ़ना है ना, तो उसी रीति से हम चल रहे हैं, आपके लिए एक एक अभ्यास लेते जाएंगे। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। कौन सी विधि लेंगे भैया, वो गणित में अनुत्तीर्ण हो रहा है तो आप लेंगे उसकी निदानात्मक तरीका अपनाएंगे। क्या उसको कहाँ पर परेशानी आ रही, उसका निदान करेंगे। चलिए कुछ और ले लेते हैं। वैसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित पेडागोजी के, 15 इस प्रकार के रहते हैं लगभग अधिकतर में, लेकिन फिर भी हम थोड़े और ले रहे हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि हम हल वाले, लाभ हानि इत्यादि जो पूछे जाते हैं वो हल वाले नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें विस्तार हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए उसके अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, मैथ के प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, आप उनको देख लीजिए। बाकी पेडागोजी का इसमें अभी हम ले रहे हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से गति प्राप्त कर सकते हैं गणितीय गणना में, तो वह कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। अभ्यास जितना करेंगे उतनी ज़्यादा गति होगी। आप जितना ज़्यादा जोड़ घटाना, गुणा इत्यादि करने का, पहाड़े पढ़ने का जितना अभ्यास करेंगे उतनी गति बढ़ जाएगी। आगे, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। जल्दी से बता दीजिए कि आर्यभट्ट ने क्या समाज में के योगदान को बालक ने किस उद्देश्य की, तो वह बालक में अभिरुचि के उद्देश्य की पूर्ति की। उसकी रुचि है इसलिए वह उनको जान पा रहा है कि उनका क्या योगदान है। आगे देखते हैं, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्या पता यही के ही आ जाएं। ठीक है, तो आप अच्छे से बिल्कुल पढ़िए। आगे और अभी पढ़ते हैं। तो यह किसका है कि ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, जैसी उसकी विचारधारा, तो वह किस कारण से संबंध, उसके व्यक्तित्व से। किससे है, व्यक्तित्व से। आगे बढ़ते हैं, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है, सारणी बना रहा है, तो किस उद्देश्य की वह प्राप्ति कर रहा है। तो आपको बता दें कि वह कौशल
उसका एक कौशल है, तो कौशल उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। एक और अंतिम देख लेते हैं, बस गणित के 20 ही रहने देते, इसके बाद अगला विषय आगे फिर हम कभी ले आएंगे वो वाले क्वेश्चन भी, तो वो अगले वीडियो में फिर देख लेंगे जैसा होगा। गणित विषय के लिए पुरातन स्तोत्र के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी, पुरातन स्त्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है गणित के लिए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आपको बता दें ऋग्वेद सबसे जो प्रथम वेद है वह पुरातन स्त्रोत के रूप में यही ग्रंथ क्या है, उपयोगी होगा। इस प्रकार से हमने मैथ के ही प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। दोस्तों अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। थोड़ा हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे क्योंकि संस्कृत में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है और मैं प्रयास करता हूं कि आपके संस्कृत में बिल्कुल भी नंबर ना छूटें। इसलिए इन प्रश्नों को हम इस अभ्यास प्रश्न पत्र में महाअभ्यास में व्याख्या सहित ले रहे हैं। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आएंगे, तो आप इसको पूरा देखें। इसके बाद हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 30 प्रश्नों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। एकोन चत्वारिंशत् मतलब एक ऊन मतलब एक कम, चत्वारिंशत् मतलब 40, तो एक कम 40 मतलब कितना हो जाएगा 39। ऐसे अपन को याद रखना है। ऐसे ही 39 हो गया। 29 को क्या कहते हैं विंशति, तो 9 विंशति मतलब 29। 39 को 9 त्रिंशत् है, एकोन चत्वारिंशत्। 49 को 9 चत्वारिंशत्, याद रखिएगा, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं व्याख्या में जो साथ में, ठीक है। और 59 को 9 पंचाशत् कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। मैं एक और बात बता दूं, यदि आप संस्कृत की पूरी सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हो, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, आप जो भी है ट्रिक के साथ सरल भाषाएं पढ़ना चाहते हो, आप हमारे चैनल पर सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और जो भी आपको पढ़ना है संस्कृत के हर सब्जेक्ट के हर प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं। अब देखें, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वि शब्द तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, द्वि का द्वे चलता है, कैसा चलता है द्वे स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग में देखें आप प्रथमा में द्वौ चलेगा, ठीक है, और नपुंसकलिंग में द्वे और स्त्रीलिंग में द्वे। इस प्रकार से विस्तार से हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसकी व्याख्या बिल्कुल ज़रूरी होगी बताना, उसकी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, चलें। ददती रूप है। ददती कैसा रूप है, तो आपको बता दें, दा धातु जो होती है परस्मयी पद के, उसके रूप चलते हैं लट लकार के, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। तो कैसे चलते इसके रूप देख लो। ददा, ददाति, दत्तः, ददति, ददासी, दत्तः, दत्त, ददामी, दद्वाह, दद्वाह। इस प्रकार के और भी कोई पूछ ले, मान लो मध्यम पुरुष का पूछ ले एक वचन, तो ददासी हो जाएगा। इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा, दा धातु के रूप पूछे जाते हैं। तो क्या लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल में होता है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है। आगे देखते हैं। गुरूपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरूपदेशा में कौन सी संधि है, तो आपको बता दें, इसका संधि विक्षित जो हो जाएगा, देखें आप यहीं पर दिया है गुरु प्लस उपदेशा, तो क्या हो जाएगा ऊ का और ऊ आ गया, तो ऊ के बाद ऊ आया तो बड़ा ऊ हो गया, तो क्या बन गया गुरूपदेशा। तो दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि की ट्रिक के साथ हमने पढ़ाई, यदि आपने वो वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ संधि में कभी एक भी आप गलत करके नहीं आएंगे। प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत की प्लेलिस्ट खोलें और आप संधि का वीडियो जरूर देखें। और देखें, उपसर्ग है, इनमें से उपसर्ग कौन सा है, तो यदा तो अव्यय है, यदा मतलब जब। कुत्र भी अव्यय है, कुत्र मतलब कहाँ। यत्र मतलब होता है जहाँ, तो ये भी क्या है अव्यय है। तो परा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग, परा है इनमें से उपसर्ग, ठीक है। तो परा उपसर्ग हो जाएगा, देखें, ठीक है। इसमें आप समझ गए। अब परा उपसर्ग कैसे हुआ, तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते, 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से, तो प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परियुप। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया, ये 22 उपसर्ग हैं। अब आप बोलो ये समझ में नहीं आया, विस्तार से पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आप उपसर्ग सर्च करें तो आपको वह मिल जाएंगे। चलिए, तो और प्रश्न आ गए थे, अब आगे देखते हैं। मनोरथः में संधि है।
मनोरथा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः प्लस रतः, तो क्या बन जाएगा, मनोरथा। मतलब विसर्ग का यहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो कौन सी अब विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है, नेत्राभ्याम मतलब नेत्र से, अश्रुणी मतलब आंसू, पतंती मतलब गिरते हैं। तो यहाँ पर नेत्र से क्या आंसू अलग हो रहे, गिर रहे। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती है ना, पंचमी विभक्ति का उदाहरण, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नेत्र से पंचमी मतलब अपादान से अलग होने के अर्थ में इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से नेत्र से आंसू गिरते हैं। व्याख्या इसलिए बता देते हैं कि इसके अलावा मान लो ये नहीं आया, नेत्रेण अश्रूणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती आ गया। ठीक है, तो आप कुछ भी आ जाए, आप पर उत्तर बनना चाहिए। आगे देखें, असनी शब्द है। असनी कैसा शब्द है, असनी पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग है। आगे देखें, तया नृपोनुगम्यते में वाच्य है। एक और बात, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब है उसको जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि आगे के जो वीडियो हैं वो आप पे बिल्कुल भी ना छूटें, आपकी पूरी तैयारी हो। तो आपको बता दें, तया नृपोनुगम्यते में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य कैसा, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखें कर्मवाच्य क्यों, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो तब कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य सदा सकर्मक धातुओं के साथ होता है, मतलब कर्म से सहित जो धातुएं होती हैं उनके साथ होता है। इसमें क्रिया सदा आत्मने पद में होती है, परस्मयी पद में नहीं, इसलिए आत्मने पद में क्रिया अनुगम्यते। ठीक है, इसलिए जैसे बालकेन ग्रंथः दृश्यते, तो दृश्यते क्या हो गई, आत्मने पद में हो गई। तो याद रखिएगा, क्रिया आत्मने पद में होगी और सकर्मक धातुओं के साथ होगा, वह क्या होगा, कर्मवाच्य। अब देखें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया समास, यूप दारू में समास है। तो इसका पहले तो समास पद का विग्रह कर लें, यूपाय दारू मतलब यूप के लिए दारू। अब के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। आपको हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, गोधूम शब्द का अर्थ है। ये भी कई बार पूछा गया, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखिएगा भैया कि गोधूम का क्या अर्थ है, गेहूं। बिल्कुल रट लो इसको, वेरी वेरी IMP, अभी से मैंने बता दिया, बिल्कुल रट लेना इसको, वेरी वेरी IMP है। ठीक है, कुछ और अर्थ देख लें जो पूछे जाते हैं। टंडुल का पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है चावल। गोधूम का अर्थ क्या होता है, गेहूं, तो गोधूम क्या है, गेहूं। गर्धम मतलब होता है गधा, ठीक है, गधा। और धेनु दुग्धम मतलब गाय का दूध। ये भी आप याद रख लीजिएगा, मान लो ये ना पूछे, ये पूछ लें तो। ठीक है, अगला देखें, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का, अब जैसे सम्मियम दिया है, तो ये तो नहीं है सम्मियम। महौषधि, अब महौषधि किसका हो जाएगा, तो आपको बता दें ये तो भैया स्वर संधि का उदाहरण है, वो भी वृद्धि स्वर का हो जाएगा। नमः धन्ते से मिलकर के क्या बनेगा, नमस्ते, तो ये क्या हो जाएगा, नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है। और तल्लया किसका हो जाएगा, व्यंजन का, तत् धन लया से क्या बनेगा, तल्लया, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, पूरा सब कुछ मैंने पढ़ाया है। आप तो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो में जाएं, आपको जो जो संस्कृत की प्लेलिस्ट मिले देख लें, सब आपके काम का है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक वर्ण कितने हैं, 25। ठीक है, का से लेकर के माँ तक। कचट तप होते ना, जो कचट तप मतलब का के 5, फिर चा, फिर टा, ये सब कुछ है। 5 जो वर्ण होते थे, एक में 5 होते हैं, तो टोटल कितने हैं, स्पर्श 25। इसको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, का से लेकर के माँ तक, याद रखिएगा। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान भी हैं। कावर का उच्चारण स्थान कंठ है, चावर का उच्चारण स्थान तालु है, टावर का मूर्धा है, ये भी याद रखिएगा। तावर का दंत है और पावर का ओष्ठ है। ऐसे आप क्रम से याद रख लें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ऐसे ही कचट तप यहाँ याद रख लें, और कंठ,
तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो आपको 25 जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थान भी आ गए हैं और ये भी आपको पता चल गया कि स्पर्शी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका पद आपको बता दें कि टाप प्रत्यय इसमें हो जाएगा। टाप पद कैसा है? स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखें। पर्यंत में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं। तो पर्यंत में उपसर्ग है, तो पर्यंत में आपको बता दें कि परि उपसर्ग है। ठीक है, परि उपसर्ग है। परिधन अंत, तो क्या बन जाएगा? पर्यंत, इसको मिला करके। आगे देखते हैं। हाँ, आगे थोड़ा सा वो हो गया, आगे देख लेते हैं। चलिए, नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है। नदी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रूप है। आप नदी के रूप याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी IMP समझें, आपको इसके रूप याद करने। कौन कौन से रूप याद करने वो भी हम बताते जाएंगे इन्हीं प्रश्नों के बीच में। ठीक है, तो नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है। तो नदी जो शब्द बनता है वह आपको बता दें बहुवचन में बनता है। नदी, नद्यौ, नद्या, ये इसके रूप चलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय बहुवचन में क्या बन जाता है? नदी बन जाता है। नदी, नद्यौ, नद्या, नदीम, नद्यौ, नदी। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने दे दिया है, और आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो रोक करके। हमें समय भी बचाना है, इसलिए अभी हम पढ़ नहीं रहे। आप पढ़ लें स्वयं, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। हाँ, ट्रिक से कैसे याद करना है तो आप हमारे शब्द रूप का जो चैनल पर वीडियो अपलोड है उसको देख लें, तो उसमें बताया गया है। अब देखें, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अब पुल्लिंग तो सीधा इसमें पहले तो आप देखें, फल तो नपुंसकलिंग है, वाच भी ऐसे ही है, भानु से। तो राम शब्द, रामः, मतलब अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग क्या? जिसके अंत में आ हो तो वह अकारांत कहलाएगा। राम शब्द है तो इसकी माँ पूरा है ना, तो माँ के अंत में क्या है? आ है। नहीं तो माँ फिर ऐसा हलंत लिखा जाता। माँ के अंत में क्या है? आ जुड़ा है, इसलिए माँ पूरा है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम भानु पूछ लेता, तो भानु कैसा शब्द है? यह इकारांत है, ई है इसके अंत में। ठीक है, इसके अंत में क्या है? ई है। तो इस प्रकार से शब्द होते हैं। जैसे मान लो नदी आ गया, तो नदी कैसा शब्द है? तो यह ईकारांत है, इसके अंत में बड़ी ई है। ठीक है, कुछ भी आ जाए जिसके अंत में जो है वैसा ही कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। साथ में आपको बता दें कि संस्कृत यदि आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको याद कराए जाते हैं अकारांत पुल्लिंग राम के रूप। रामा, रामौ, रामा। कैसे भी याद करें, रामः, रामौ, रामः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीय। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको याद हो। ये पूरे बिल्कुल रट लीजिएगा राम शब्द के रूप। आगे देखते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली संधि है। प्रेजते में संधि है। प्रेजते शब्द में आपको संधि बतानी है। आपने यदि स्वर संधि के बाद पूर्व रूप पर रूप पढ़ी होगी तो आप जरूर समझ जाएंगे। इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है। जो पूर्व रूप पर रूप संधि है ना, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। ये थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ, चलिए कहाँ थे देख लेते हैं। तो देखिए, प्रेजते में कौन सी संधि हो जाएगी? प्रेजते में पर रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रा प्लस ए जते, तो क्या बन जाएगा? प्रेजते। तो पर रूप हो जाएगी। पूर्व रूप की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इस प्रकार से उसमें चिन्ह लगा होता है, वो पूर्व रूप होती है, और ऐसे ए हो जाता है वहाँ पे पर रूप, मतलब उस रूप हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बता दें, दंतोष्ठ है। वा वर्ण कैसा है? दंतोष्ठ, मतलब दांत और ओंठ दोनों की सहायता से उसको बोलते हैं वा को। ठीक है, तो दंतोष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ये सब पहले ही बता चुके हैं। अगला देखें, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। तो घुटने के लिए बोलते हैं जानू। क्या बोलते हैं? जानू। ठीक है, अब देखें, गद्यांश भी पूछा जाता है। तो आपको गद्यांश को कैसे हल करना है वो हम बतला रहे हैं। इसके आगे फिर और बतलाते हैं आपको। चलें देखें। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यंती जनान। बिल्कुल अच्छे समझिएगा, क्या कह रहे हैं? समाज में सब जगह दुर्जना पीड़यंती जनान, जो दुर्जन लोग हैं वह लोगों के लिए क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं।
यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति, यद्यपि सज्जनों की संख्या अधिक है, तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महद आश्चर्यम, फिर भी दुर्जन कैसे हैं, प्रबल है, महान आश्चर्य की बात है। आप अर्थ समझ लेंगे तो बन जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर हम अर्थ नहीं लगा पाते, क्या करें, तो उसकी भी अभी हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है। यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति, सज्जन कैसे प्राय तटस्थ रहते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं हैं, बीच में नहीं पड़ते। यदि दुर्जना प्रतिपदम विरोधम सज्जना करिष्यन्ति, यदि दुर्जन लोगों का विरोध सज्जन करें हैं, तब ही निश्चय से समाजः निर्भयो भविष्यति, समाज कैसी हो सकती है, निर्भय हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ही बताया। अब देखो आप यदि अर्थ भी नहीं लगा पाए तो कैसे आपको करना है, क्योंकि मैंने तो संस्कृत से पढ़ाई की है इसलिए मैं तो अर्थ लगा सकता हूँ, कई लोगों ने उतने डिटेल से नहीं की, तो आप चिंता नहीं करें, उसकी भी ट्रिक हम आपको बतला रहे हैं। देखें, गद्य पद्य हल करने का भी हमने वीडियो बना करके डाला है, वो भी देख सकते हैं चैनल पे। उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, तो आप सीधा सीधा समझ आएंगे, समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति, तो सीधा अपन समझ गए कि भैया सज्जनों की संख्या कैसी है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक क्या बोलना चाह रहे हैं कि समाज में किसकी संख्या कम है, तो दुर्जनों की संख्या अपने आप कम हो गई। जब सज्जनों की यहाँ पर अधिक कह रहे हैं तो दुर्जनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है। और देखें, एक और देखें, उपरोक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल हैं, दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल हैं, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, हाँ अब देखिए फिर से गद्य में ही हमें उत्तर मिलेगा कि दुर्जना एवं प्रबला महदाश्चर्यम यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति, सज्जन क्या है, प्रायः तटस्थ होते हैं, इसलिए दुर्जन लोग कैसे हैं, प्रबल हैं, तो क्योंकि सज्जन लोग कैसे हैं, तटस्थ रहते हैं। पहला ही इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो इसी में से निकल गया ना। चलिए अब आगे और अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करें। एक गद्य आता है तो एक पद्य भी आता है। तो देखें, महान वृक्षो जायते वर्धते ते तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षद्यते दह्यते च तदाश्रया अनिकेता भवन्ति। मतलब क्या कह रहे हैं कि महान वृक्ष होते हैं, वर्धते च तम चैव भूतानि समाश्रय, भूतानि मतलब प्राणियों के लिए, समाश्रयन्ति मतलब आश्रय देते हैं, वृक्ष महान है वो प्राणियों के लिए आश्रय देते हैं। यदा वृक्षद्यते दह्यते च, लेकिन जब वृक्षों को छेदा जाता है या जलाया जाता है, तद आश्रया अनिकेता भवन्ति, फिर उनका आश्रय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वृक्षों को जलाना नहीं है। आगे देखें क्या कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक का भाव क्या है, तो इस श्लोक का भाव यही है कि भैया वृक्ष महान हैं क्योंकि वह हमें क्या कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। ठीक है, महान वृक्षो जायते, शुरू में ही कह दिया इसको। ठीक है, सटीक उत्तर ढूंढना पड़ता है। उपर्युक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है, हमने ऊपर ही बता दिया, भूत मतलब होता है प्राणी, तो भूतानी मतलब प्राणी, मतलब प्राणियों के लिए आश्रय देते हैं। अब देखें, आपको धातु रूप यदि याद करने हो तो कोई पूछे सबसे पहले किस धातु की करें, तो आप भू धातु की कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, तो आपको बता दें भू धातु लोट लकार, तो भू का पहले भवतु भवताम भवंतु, ए एक वचन में हो जाएगा, प्रथम पुरुष में हो जाएगा भवतु भवताम भवंतु, फिर बनेगा भव। ठीक है, द्वितीय मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, भव, तो भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, यहाँ देख लें, यहाँ दिए हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये दिए हैं, भवतु भवतम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। इस प्रकार से लोट लकार में रूप चलते हैं। लट लकार में कैसे चलते हैं, भवती भवता भवंती भवती भवसी भवता भवत भवानी भवाव भवामी भवावा भवामह। ठीक है, लिट में चलते हैं भविष्यति आदि, ऐसे कई हैं तो आप याद कर लीजिएगा। सर्वनाम शब्द है। ठीक है, सर्वनाम शब्द क्या है, सर्वाह, एक क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसके रूप भी चलते हैं, सर्वा सर्वो सर्वे। ठीक है, तो आप वो भी याद कर। एक वीडियो में आपको 100+ क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे अभी हम 10 वीडियो लगातार लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो और डले भी हैं कई चैनल पर, जाके आप जरूर देखें। कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर मतलब होता है हाथी, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कुंजर मतलब हाथी। और भी जो इसमें दिए हैं, हिरण के लिए मृग कहते हैं, संस्कृत में मृगा हो जाएगा। ठीक है,
सुअर के लिए बराह कहते हैं और सर्प के लिए सर्पाह कहते हैं। ठीक है, ऐसे। आगे देखें, मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा। मातृ शब्द, तो मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में आपको बता दें मात्रा बनता है। क्या बनता है? मात्रा। एक ऐसे ये रूप चलते हैं, माता, मातरऊ, मातरा, मातरम, मातरऊ, मातृ, मात्रा। ये तृतीया में बन गया। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा एक वीडियो को आप 2 बार देखें जिससे अच्छे से और हो जाए। सुबंधु की रचना है। निम्न में से सुबंधु की रचना क्या है? तो वासवदत्ता। ये क्या है? सुबंधु की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। और मेघदूतम भी किसकी है? ये भी कालिदास जी की है। ठीक है। और स्वप्नवास दस्ता महाकवि भास की है। तो इस प्रकार से आप बाकी रचनाओं को लगा सकते हैं। कालिदास की रचनाओं के लिए हमने एक कोड बताया था, रमे कर MBA। इसका मतलब क्या होता है? रा से रघुवंश, मे से मेघदूत, का से कुमार संभव, ऐसे पूरे हमने आपको बताए थे। अब पूरा हम नहीं बता रहे, हम भी चाहते हैं आप भी थोड़ा प्रयास करें। आप जाएं चैनल में और जा करके वह वीडियो देख लें जिसमें कालिदास की रचनाएं बताई गई हैं ट्रिक के साथ। ऐसे कई वीडियो हैं, आपको बस जुड़े रहना है। आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा एक निवेदन, कमेंट में आप बताएं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के सिलेबस के अनुसार हम और ऐसे प्रश्नोत्तर लाएंगे, आपके लिए पढ़ाया जाएगा पूरा। आप कमेंट में ये जरूर लिखें आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना। चलिए देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? स्वर बताना है तो आपको बता दें, ब्री नहीं है स्वर, लिरी है, लिरी। ठीक है, आ ई ऊ, ठीक है, आ ई ऊ री होता है और एक लिरी होता है। ये 2 आगत स्वर जो कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? लिरी। इसमें क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। और जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, आई ओन री लिख ए ओंग ए ओंग छय बरट, तो ठीक है, आई ओन री लिख ए आ गया। ठीक है, लिरी। इस प्रकार से यहाँ पर 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले दोस्तों, अब संस्कृत के 30 प्रश्नों पर चर्चा हो गई। अब हम हिंदी के 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे सर गद्य पद्य पूछे जाते हैं वो नहीं लिए, तो मैं आपको बता दूं गद्य पद्य के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वो देख लें। क्योंकि 1-2 बार गद्य पद्य में हमें समझना है, उसमें याद करने का कुछ नहीं है। आप समझ लेंगे हमें कैसे अर्थ निकालना है। बाकी आगे के जो हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे 150 प्रश्नों के, तो बीच बीच में गद्य पद्य पेडागोजी की प्रश्न लाएंगे। अभी व्याकरण के ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि समझना है और उसको जानना है। तो वो मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ें। कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाएं। तो अब हिंदी के हम 30 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को आप सुने और समझें। 9 बजने को 10 मिनट हैं, तो इसमें आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 9 बजने में 10 मिनट हैं। 9 बजने को नहीं होता, 9 बजने में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है। ठीक है, तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर। तो पहले देख लो बंदर किस में है? 2 में है। ठीक है, अब कपिस थोड़ा शब्द लोगों को लग रहा होगा, तो कपिस मतलब गर्मी तो होता नहीं। हाँ, कपिस मतलब मटमैला होता है। इसलिए इसका उत्तर ठीक क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए, आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी व्याकरण में गलती कर करके नहीं आएंगे। और आपको पूरी तैयारी व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार करनी है, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी। हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर आपके लिए पूरा क्रम से अध्ययन मिलता जाएगा। अगला देखें, पेड़ों पर मैना बैठी है। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब पेड़ों पर मैना बैठी है तो जम नहीं रहा है कि पेड़ बहुत सारे बोल रहे, मैना एक है। इसलिए क्या होना चाहिए? पेड़ पर मैना बैठी है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना है, इसलिए कमेंट खोल लें बिल्कुल और तैयार। अगला है, छंद का नाम बताइए। कौन सा छंद ये बताना है? तो है कोउ पापे हैं पंच तत्व प्राप्त सुनी जम गंधावत। अब यदि छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है? मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं हमें गिननी पड़ेंगी, टोटल कितनी है। ठीक है, 2 मात्राओं का ऐसा चिन्ह रहता है, एक का ऐसा। तो अपन देखते हैं,
कोऊ, कोऊ में का में ओ की मात्रा 2 है। बिल्कुल इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ मात्राएं कैसे गिननी है आपको आज पता चल जाएगा, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। कोऊ का में ओ की मात्रा है तो इसको 2 मात्रा गिनेंगे, 2 हो गई। ऊ में 1, 3, बड़ा पा है इसलिए 2 मात्राएं 5। पी में छोटी की मात्रा इसलिए 1 ही गिना जाएगा। फिर हा में भी 1। पंच में चंद्र बिंदी लगी है तो आपको बता दें कि जहाँ पर चंद्र बिंदी होती है उसको 1 ही गिनते हैं, अलग से मात्रा नहीं गिनते, तो पा का 1 गिनेंगे। चा के और आधा ता है तो चूंकि बाद में है तो चा को ही डबल गिनते हैं। किसी भी शब्द के बाद में जैसे त्वा वा में आधा ता लगा है तो उसको इसके साथ डबल नहीं गिनेंगे, चा के साथ डबल गिनेंगे, तो चा का अपन क्या हो जाएगा डबल, ठीक है। और वा का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितनी हो गई 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 मात्राएं इस तरफ हो गई, ठीक है। अब दूसरे तरफ का गिनते हैं, 2 प्रा की 2, ठीक है, और ता की 1 3 और सा में छोटी चूकी छोटे ऊ की मात्रा इसलिए 1 ही गिनेंगे, और नी में भी छोटे की इसलिए 1 ही गिनेंगे, तो यहाँ पर कितनी हो गई 5। और जग जम गन 4 हैं सीधा, मतलब ठीक है 1 1 1 1 तो 4 5 4 9। धा बड़ा है तो उसकी गिनेंगे 2, ठीक है, तो कितनी हो गई 11। और वा और ताकी 1 1 2 13, तो इस तरफ है 11 और फिर अगले में है 13। तो इस प्रकार से जहाँ पर होता है वहाँ पर देखो आपको उल्लाला तो होता नहीं, गीत का भी नहीं, हरि गीत का, तो रोला छंद होता है क्योंकि दोहा का उल्टा है। दोहा में 13 11 होती हैं और रोला में 11 13 होती हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं, आपको तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक ज़रूर कर देना। देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा, देश निकाला मतलब देश से निकाला, 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कहाँ से निकालते हैं, देश से, इस प्रकार से होता है। अब देखें, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खाली स्थान को बनाए रखना जरूरी है। किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण कर रहे, छोटा कर रहे, तो संक्षिप्तता के साथ क्या प्रवाहात्मकता भी जरूरी है, नहीं तो उसका प्रवाह खत्म हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए 1 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, कमेंट में आपको उत्तर बतलाना है। आप सोच रहे होंगे सर हम कम समय दे रहे उत्तर बताने के लिए, देखिए हमें आपका समय बचाना है और साथ में आपसे कमेंट में उत्तर भी चाहिए, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा है चूंकि, तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी, राष्ट्र का। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र का। 3 नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते ना, वही रिक्ति, तो रिक्ति को क्या कहते हैं, वैकेंसी। ये है, कितनी वैकेंसियाँ निकली आप हमेशा कहते। उत्तर बिल्कुल आपको पता होता है कई बार, लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे, हिंदी कर रहे कि आप वो गलती ना करें कि आपको बनते हुए भी आप गलत करके आएँ, वो गलती से हमें बचाना है, बाकी तो याद करानी है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, जो सारी पृथ्वी का राजा होता है उसको क्या कहते हैं, देखो चक्रवात तो कहते नहीं, आप जानते, चौधरी भी नहीं कहते, तो चक्रवर्ती जो समस्त पृथ्वी का राजा होता है, सबसे श्रेष्ठ राजा, ठीक है। अगला देखें, सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प मतलब सांप, तो इसका पर्यायवाची पहले नंबर पे दिया है भुजंग, ठीक है, भुजंग सर्प का। अगला देखते हैं, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है, तो सिने एक्सप्रेस आपको बता दें कि इंदौर से प्रकाशित होता है, ठीक है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ठीक है, तो शीशा या दर्पण कहते हैं आईना को, आप लोग भी बोलते ही हैं शीशा या दर्पण। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचट मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको क्या बोलते हैं, औचट, आवश्यकता से अधिक। बिल्कुल रट लीजिए आप इन प्रश्नों को। वृत्ति और मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृत्ति और मजदूरी, 1 नंबर सही हो जाएगा, वेज, ठीक है, ये सही है। हाँ आगे देखते हैं, वह देर में सोकर उठता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका शुद्ध रूप,
भाई देर में आप ही किसी से बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं, आप देर से सोकर, देर से, या वह देर से सोकर उठता है, ये होना चाहिए। तो वह देर से सोकर उठता है, 3 नंबर ठीक हो जाएगा। अब खुद बिल्कुल लगा के देख लीजिएगा। आगे देखें, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहे हैं, बच्चे और बूढ़े। ठीक है, बच्चे बूढ़े, तो सीधा विलोम आपको दिख ही रहा है कि बच्चे और बूढ़े विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। पर्याय युग में दिया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, पर्याय युग मतलब पर्यायवाची युग में है क्या, ऐसा। अगला देखें, यहाँ पर रस का नाम बतलाना है। तो बिंद के वासी उदासी तपो बृहदारी महा बिनु नारी दुखारे। ठीक है, और गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजित खार। एक तरह तो तपोव्रतधारी कह रहे, एक तरफ नारी की बात करते हैं, हास्य की प्रकटित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। पढ़ करके ही आता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है रस पहचानने के लिए। आप ऐसे ही हमारे क्वेश्चन लगाते रहें, आपको अभ्यास हो जाएगा। बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे तो उसमें तो आपको रट ही जाएगा। रस का नाम बताओ। जता पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिवर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जिया भय मोही। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे ये पंखों के बिना पक्षी कैसा होता है, अति दीन होता है, दुखी होता है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, अब दीनहीन ऐसी जहाँ पर बात आए, आप खुद समझ जाए कौन सा रस होगा। करुणा की बात आ रही है तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। इतना ही समझ सकते हैं। अगला देखें, ये कई बार पूछा गया, कर का अर्थ है। कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन 3 में दिया है। ठीक है, फिर दूसरा कर का जो अर्थ है वह किरण भी होता है। ठीक है, और कर का अर्थ एक जो आप कर भरते हैं टैक्स, तो 4 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे आदि का अर्थ है, आदि मतलब पहला, प्रथम। ठीक है, तो आदि का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रथम। आगे बढ़ते हैं, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत है। आदि और अंत मतलब आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त, तो क्या हो जाएगा, विलोम शब्द है। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अब है राजभाषा। उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा किस भाषा को कहते हैं, तो आपको बता दें, जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। याद रखिएगा, राजभाषा में क्या होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अगला देखें, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको बता दें, साहित्य गुंजन इंदौर से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है, इंदौर से। अब है 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों का समूह, इसको क्या कहेंगे, तो 4 मास तो क्या हो जाएगा, चौमासा। ठीक है, और चौराहा किसको कहते हैं, 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 4 मासों का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चौमासा। आपको जल्दबाजी में उत्तर नहीं लगाना है, नहीं तो जल्दी लगा के आगे बढ़ गए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए, इस सामने बिल्कुल हम पेपर के ही प्रश्न लाए हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं, जिसके 4 पैर होंगे, पैर मतलब पद, तो आप देख लें, चतुष्पद मतलब 4 पैर। ठीक है, इस प्रकार से आप सीधे आंसर लगा सकते हैं। अब देखें, चिरंतन का विलोम होगा। चिरंतन का पहले यदि है किसी चीज का विलोम जानना है तो उसका अर्थ आना चाहिए। चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। नश्वर जो मतलब प्राचीन से, चिरकाल से, हमेशा से है, तो वो चिरंतन हो गया। और नश्वर मतलब जो नाश को प्राप्त हो गया, नश्वर हो गया। ठीक है, अगला देखें, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पर। तो आप जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, चाहे पर्यावरण, चाहे बाल विकास, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, कैसा है, तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, संयुक्त होता है तो और वगैरह
लगा रहता है। सरल होता तो सीधा कि राम घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है, ऐसा हो जाता है, इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला देखें, इस वाक्य को सरल कीजिए। इस वाक्य को सरल कीजिए, इसको मतलब सरल में परिवर्तित करना है। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ठीक है, अब सरल वाक्य बनाना, ये है कैसा, संयुक्त वाक्य है। तुम बाहर गए वह रोने लगा। ठीक है, तो संयुक्त है। अब इसको सरल मतलब तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अब देखो ये कहाँ पर लिखा है, ये 3 नंबर पर। क्योंकि आप खुद सोच लें कि आप जब वाक्य बोलते, किसी से बात करते, तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो। ठीक है, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। दोस्तों अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पूरे सिलेबस के अनुसार वीडियो आए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब इसको संयुक्त बनाना है, तो कठोर बनो परंतु क्योंकि दोनों बात करेंगे भाई, कठोर तो हो लेकिन सहृदयी भी बनो, केवल कठोर ना रहो। ठीक है, तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला है अलंकार का नाम बताओ। रस, छंद, अलंकार ये तो पूछे जाते हैं, तो अलंकार का नाम बताना है। साथ ही संधि और समास की बहुत अच्छी ट्रिकें के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो अलंकार का नाम यहाँ पूछा है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये इतना सरल है, इतने बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें। देखते हैं कितने भाई मित्र बंधु सही उत्तर देते हैं और कितनी आपकी दोस्तों हमारे 150 प्रश्न लगभग पूरे हो गए हैं। अगला पार्ट आपको मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यदि ना किया हो तो बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको जानकारी मिल जाए। हम कोशिश करते हैं रात को 10 बजे आपको एक पार्ट लेकर के आएँ प्रतिदिन, तो आप उस टाइम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। दिन में भी हम लोग हिंदी के वीडियो ला रहे हैं और भी आपके लिए महत्वपूर्ण संस्कृत के वीडियो ला रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और लिंक को आगे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। ढेर सारी आप सभी के लिए पेपर के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।